हेलो फ्रेंड, रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा एक वीडियो पहले भी आ चुका है जिसमें हमने संविधान के कुछ शब्दों को जो जो जरूरी शब्द थे उनके विषय में चर्चा किया है। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है सामने, ये भारत की प्रस्तावना या भारत की उद्देशिका, ये भारत की उद्देशिका दिख रहा है। आज हम लोग भारत की उद्देशिका के बारे में चर्चा करेंगे कि ये क्या चीज़ है। उद्देशिका से तात्पर्य है कि संविधान का एक प्रकार से कह सकते हैं कि सार है। संविधान का एक प्रकार से परिचय पत्र भी कह सकते हैं, जैसा कि यम पालकी वाला ने कहा भी है। यम पालकी वाला ने प्रस्तावना को प्रस्तावना को संविधान का संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र कहा है। कुछ विद्वानों के अनुसार प्रस्तावना संविधान की आत्मा भी है, हृदय भी है। और भारतीय संविधान की ये जो उद्देशिका है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक उद्देशिका प्रस्ताव जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसी पर आधारित था। और शुरू से ही संविधान का ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भाग रहा है। कुछ शब्दों को इसमें बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन के द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया, जिसमें समाजवादी समाजवादी धर्मनिरपेक्षता और एक शब्द और है अखंडता। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अब उद्देशिका प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, संविधान में इसे शामिल करने का या संविधान में इसे रखने का क्या मायने हो सकते हैं, उसको जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं या देख सकते हैं कि ऊपर से जो लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी पहली बात तो जो संविधान है वो संविधान किससे अनुग्रहित किया गया है, किससे अभिगृहित किया गया है, भारत के लोगों को संबोधित है। वो किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि संविधान सभा बना रही है तो केवल संविधान सभा के लोगों को प्रेरित हो ये, बल्कि इसकी प्रेरणा जो है ये पूरे भारतीय लोगों के लिए है, न कि किसी पार्टिकुलर पर्सन या किसी समाज के लिए। क्योंकि देश अभी नया नया आजाद हुआ था, तो उसमें कुछ चीजें जो है लाजमी है होना। और आगे हम देखेंगे। देखिए, प्रस्तावना का सीधा सा मतलब है कि किसी भी जैसे आप पुस्तक भी पढ़ते हैं, उस पुस्तक के शुरू में ही उस पुस्तक के बारे में बताता है। यानी प्रस्तावना जो है वो एक ओवरव्यू करता है, हमें संविधान के बारे में पहले ही बता देता है, छोटे से शब्दों में, बहुत कम शब्दों में संविधान को समझा देता है ना। अब प्रस्तावना के में क्या क्या शामिल है और उनका क्या मतलब है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि यदि हम बात करें कि प्रस्तावना के जो है तत्व क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर हम उन तत्वों की बात करें तो उसमें जो है निकल कर 3-4 बातें आपके सामने आएंगी। 3-4 बातों में हम लोग ये समझ सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल है ना। उसके तत्वों की हम अगर बात करें तो
जैसे कि देखिए, यदि हम प्रस्तावना के तत्व की बात करें तो इसमें 4 मूल तत्व है। उन 4 मूल तत्वों को हम देखते हैं। के मूल तत्व, प्रस्तावना के मूल तत्वों में पहला है संविधान का अधिकार क्षेत्र। संविधान का अधिकार क्षेत्र या अधिकार स्रोत कह लीजिए कि इसका स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है। जैसा कि अब हम आपको ले चलते हैं इसकी उद्देशिका पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है कि हम भारत के लोग। ये जो बात है हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि संविधान भारत के लोगों द्वारा अभिगृहित है, न कि संविधान सभा द्वारा। अगर यही बात कुछ और लिखी होती तो कहा जा सकता था कि नहीं, लेकिन यहाँ पे हम भारत के लोग से तात्पर्य है कि ये सभी भारतीयों के वो जो है अभिगृहित करता है, समाहित करता है, सभी भारतीयों को शामिल कर लेता है। तो प्रस्तावना ये बात कहती है कि हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना कहती है कि हम भारतीय लोग से अभिगृहित है, अभिगृहित है यानी भारतीयों के लिए है, भारत के पूरे समाज का। जैसे आप जानते हैं कि जब संविधान सभा की रचना चल रही थी तो उसमें बहुत मामूली लोग थे, बहुत कम लोग थे। मामूली से तात्पर्य है कि बहुत कम लोग थे, थोड़े से लोग थे। आप जानते हैं कि पहले जो बात हुई थी 292 या 399 सदस्य, फिर 292 हुए। यानी कहने का मतलब है कि केवल उतने लोगों द्वारा ही बनाई जा रही थी, वहां पे उतने लोग ही उपस्थित थे। लेकिन अब उतने लोगों द्वारा ही वहां पे सारे के सारे लोग जो है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और जब भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वो किसी भी पर्सन या ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल उतने लोगों द्वारा है। यानी कि जो संविधान बन रहा है उसमें पूरे भारतीय शामिल हैं, पूरे भारतीय लोग उसमें शामिल हैं। कोई ये नहीं है कि केवल संविधान सभा के लोग ही शामिल हैं, है ना। अगला जो इसका मूल तत्व है कि भारत की प्रकृति की बात करता है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी। भारत की प्रकृति, नेचर इसका क्या होगा, नेचर की बात करता है। नेचर से तात्पर्य है कि किस प्रकार का होगा। अगर अगली लाइन हम देखें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो शब्द आए हैं, संपूर्ण प्रभुत्व यानी भारत जो है प्रभुता संपन्न होगा। इसके बाद समाजवादी, जैसा कि हमने बताया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शब्द को जोड़ा गया। समाजवादी है, समाज पर आधारित है, पूरे समाज को लेकर चलने वाला होगा। जो इसकी प्रकृति होगी वो पूरे समाज को लेकर चलने वाला होगी, न कि किसी भी पार्टिकुलर मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे संविधान के भाग में भेदभावों से मना किया गया है, भेदभावों से निषेध किया गया है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा, और लोकतंत्र, लोकतंत्र होगा, है ना। यानी जो भी सिस्टम होगा वो पूरा डेमोक्रेसी से प्रभावित होगा, यानी डेमोक्रेसी ही होगा, है ना। इसके बाद गणराज्य, गणराज्य बनाने के लिए एक संघ के रूप में भारत को बनाया जा रहा है। तो भारत की नेचर को यह बयां करता है। अब अगला जो है संविधान के उद्देश्यों को बताता है। संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, संविधान के उद्देश्य क्या क्या है आपको इसी लाइन में, अगली लाइन में आपको दिखेगा कि संविधान का उद्देश्य क्या क्या है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात कही गई है, यानी न्याय सबके साथ समान न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और जो है बंधुत्व। देखिए न्याय शब्द,
स्वतंत्रता शब्द, समता और फिर बंधुता, ये जो है इसकी क्या है, संविधान के जो है उद्देश्य है। किस प्रकार का, कि न्याय मिले, कैसा न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब समझिए कि यह कहा जाए कि यार जिसके पास पैसा है वो चुनाव लड़ेगा और जिसके पास पैसा नहीं वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, तो किसी भी राज्य में लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा, है ना। या ये तो राजनीतिक हो गई। और सामाजिक रूप से अब जो पिछड़ा है अब उसको कोई दर्जा ही न दिया जाए, या जो कई वर्षों से जो पिछड़ेपन का शिकार हैं, दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनको कुछ विशेष अधिकार न मिले या विशेष रूप से उनको प्रोत्साहित न किया जाए, तो फिर उस लेवल पे वो नहीं आ पाएंगे, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चल पाएंगे, है ना। तो ऐसा अगर हो जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और राजनैतिक, आपको अभी हमने बताया, आर्थिक समानता भी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आर्थिक समानता से यह मतलब नहीं है कि पूरा जो है सबके पास समान आय हो जाए, ऐसा कतई मतलब नहीं है। आर्थिक समानता का मतलब यह हुआ कि सभी को अपना रोजगार से, अपने रोजगार करके, किसी भी प्रकार से अपना रोजगार करके या कुछ भी काम धंधा करके जो वैध हो, है ना, अपना आर्थिक नियोजन कर सके, अपना आर्थिक रूप से अपने आप को चला सके। इसके बाद इसमें दिया है समता और उपासना की स्वतंत्रता। धर्मों की उपासना, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सीरिया की तरह कि आपको मुस्लिम ही जो है केवल बनना है या एक कट्टरपंथी बनना है, नहीं तो आपका जो है सिर कलम कर दिया जाएगा। इस प्रकार से तो भारत में व्यवस्था नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। या किसी तानाशाह की तरह की, चलिए आपको ये मानना है तो मानना है और इसके बाद जो है कुछ नहीं, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था भारत में नहीं है। और संविधान कहता है कि सभी को बराबर धर्मों की उपासना करने की आप उसे बढ़ावा दे सकते हैं, कर सकते हैं, लीगल तरीके से, वैध तरीके से आप अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। तो धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर, अवसर सभी को समान रूप से मिले। जैसे अवसर की, जैसे नौकरियों में अवसर है या कहीं भी किसी भी कार्य में, राजनीतिक अवसर है, यानी अवसर उनको मिले किसी भी कार्य को करने के लिए। अगर कोई छोटा पर्सन है, छोटा पर्सन का मतलब जिसके पास पैसे नहीं है, अगर वो किसी प्रकार से गरीब वर्ग का है, किसी प्रकार से अगर वो अपना कोई बड़ी सी कंपनी खड़ा करना चाहता है तो अब उसको करने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं वो नहीं कर सकता है, या इस प्रकार का किसी भी प्रकार का उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद बंधुता, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात करता है। आप किसी भी प्रकार से कहीं भी आंदोलन ऐसा नहीं करेंगे जो देश की एकता और अखंडता को बर्बाद करता हो या उसे कम करता हो। इससे जो है इन सभी बातों की जो है जानकारी हमें यहीं से मिल जाती है, उद्देशिका से ही मिल जाती हैं। और जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब देखिए इस समय बहुत जो मामला चल रहा है, जैसे मीडिया वाला मामला चल रहा है, जैसे बार बार कहा जाता है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, उसमें क्या ऐसा क्या है कि गोदी मीडिया कहा जा रहा है ना। तो जो स्वतंत्रता है ना, जो बोलने की स्वतंत्रता, जैसे सरकार के विरुद्ध बोलने की स्वतंत्रता हो, या किसी भी ऐसे जो प्रतिष्ठित पद पे है अगर वो गलत करता है तो हमें बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जबकि बाकी कई ऐसे जो राष्ट्र हैं उनमें नहीं है, है ना। तो भारत की संविधान हमें जो है बोलने की स्वतंत्रता देती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये मूल अधिकार में भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात मूल अधिकार में भी कही गई है कि किस प्रकार से जो है किसी भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी जाएगी। और चौथी जो बात कहता है संविधान का जो उद्देश्य है, उद्देशिका का चौथी बात यह है कि ये जो है तिथि की जानकारी देता है, तिथि की जानकारी देता है। और कौन सी तिथि, संविधान लागू होने की तिथि की जानकारी देता है, संविधान लागू होने की तिथि की जानकारी देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यानी यह बताता है कि हमारा संविधान जो है कब बनकर तैयार हो गया है और किस किस संरचना का है, ये ऊपर हमने आपको बताया अभी, है ना। तो ये जो संविधान है,
संविधान सभा की जो संविधान की जो उद्देशिका है, इस उद्देशिका में इन सभी बातों की जानकारी हमें मिल जाती है। अब आगे की कड़ी में हम देखेंगे जैसे इन शब्दों का मतलब क्या होता है। जैसे अभी आपने देखा इसमें कि जो शब्द आए हैं, जैसे शब्द है क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसका क्या मतलब है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, या प्रभुता संपन्न का क्या मतलब है ना। तो उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब एक ऐसी संपन्नता कि जो दोनों मामलों में आपको निर्णय लेने की आजादी या अवसर देती हो, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं, देश कहते हैं, है ना। यानी अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय जो लेने में देश सक्षम हो, उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है या संप्रभुता कहा जाता है। जैसे शब्द है संप्रभुता। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब यह हुआ कि जब कोई राष्ट्र या कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य दोनों मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है, तो उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कह सकते हैं, या यही संप्रभुता है ना। जैसे आप एग्जाम्पल में समझिए कि देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, और उन्हें बार बार किसी ऐसी संस्था या अमेरिका से पूछना पड़े, या जो राष्ट्र के जो वैश्विक स्तर पे जो संस्थाएं काम करती हैं, यूएनओ हो गया, इनसे अगर किसी मामलों में, हाँ कुछ मामले हैं जहां पे विवादित हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो जो मामले हैं अपने किसी देश के साथ सीमा साझा करना, उससे लेना देना, ये अपना मामला है। अपने मामले में हम जो है स्वतंत्र हैं काम करने के लिए। यानी हम क्या हैं कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। और इस बात का खासा ध्यान रखा गया आजादी के समय, जब आजादी अंग्रेजों से जब आजादी मिली, तो इस बात का खासा ध्यान रखा गया कि क्या भारत ऐसा हो पाएगा, है ना। और यदि जैसे कुछ लोग कहते हैं या कहीं पे विवाद उठता है कहीं कहीं कि जब राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत बना, तो क्या भारत की संप्रभुता रही, या भारत बाद में चल करके नाटो का सदस्य बने या बने, जो भी वैश्विक संस्था है अगर उनकी सदस्यता लेता है या लिया है, तो क्या उससे कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। यानी भारत की संप्रभुता जैसे की तैसे बनी है। तो संप्रभुता का मतलब क्या है कि जब आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो तो वह संप्रभुता है, संप्रभुता कहलाती है, या कहें उसको और भी शब्दों में कहा जा सकता है। यदि और इस बात को और गहराई से समझना है, तो जैसे आप अपने ऊपर भी निर्णय ले सकते हैं कि यार हमें कपड़ा पहनना है अब अपने पसंद का, लेकिन अब पूछना किससे है, किसी पड़ोसी से पूछना है कि यार हम कपड़ा ले पाए कि नहीं ले पाए। कितनी घनघोर बेइज्जती है यार, है कि नहीं। अब कपड़ा हमें पहनना है, अब पूछना पड़ोसी से है यार कि हम जो है यार जींस ले लें कि नहीं ले लें। अब इसमें तो ठीक नहीं है ना। तो वही बात है कि यदि हम एक राष्ट्र बन रहे हैं आजादी के बाद, अगर हम राष्ट्र बन रहे हैं, तो उस राष्ट्र में यह बात तो एकदम स्पष्ट रूप से होनी चाहिए कि हम सभी निर्णय, चाहे अपने आंतरिक मामले हो, चाहे अपने घर के मामले सुलझाने हो, या किसी बाहरी से निपटना हो, इन सभी दोनों मामलों में जो देश निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वह क्या है, संप्रभु है। ठीक है, बात समझ में आ गई। धन्यवाद, आज बस इतना ही। आगे के वीडियो में आगे के शब्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे।